शहबाज शरीफ की शय पर और मुनीर की सेना और आईएसआई ने पीओके के रावलकोट में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हमास की रैली करवाई है, जिसमें खुलेआम हथियार लहराए गए, भारत के खिलाफ नारे लगाए गए, भारत को धमकी दी गई है, बाकायदा मार्च निकाला गया है, फिल्म बनाई गई है, सोशल मीडिया पर यह फिल्म रिलीज की गई है। लेकिन मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि गिने चुने दिन बचे हैं पाकिस्तान के, जिस पाकिस्तान की शय पर तुम लोग खेल रहे हो, उस पाकिस्तान का टूटना तय है, क्योंकि वो पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, खस्ता हाल हो चुका है, चौतरफा उसकी सेना पर वार पलटवार हो रहे हैं। बावजूद इसके शहबाज मुनीर की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की सेना तालिबान टीटीपी की मार से बिलबिला रही है। बलूच विद्रोही भी लगातार कहर ढा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में अगर किसी बात की चर्चा है तो वो इस बात की है कि शहबाज नाकाम है, मुनीर नाकाम है। वो ना तो अपनी सेना को बचा पा रहा है और ना ही पाकिस्तान की आवाम को सुरक्षा दे पा रहा है। पाकिस्तान के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो आतंकियों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन इसी नाकामी को छिपाने के लिए शहबाज और मुनीर कश्मीर का ये नया ताना बाना लेकर निकले। कश्मीर में ये रैली का नया ताना बाना, ये रैली का नया फलसफा लेकर निकले। ये आजादी के तराने पाकिस्तान के लोगों को हफीम बनाकर चटा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम विद्रोह करने पर उतर आई। पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। बलोच लिबरेशन आर्मी अलग बलूचिस्तान मुल्क की बात कर रही है, जो पाकिस्तान के लगभग आधा हिस्से का इलाका है, और कभी भी शहबाज और मुनीर को उखाड़ फेंका जा सकता है। लेकिन इन दोनों ने बचने के लिए सांठगांठ कर ली है और आतंकियों की मीटिंग करवाई है पीओके में, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकियों के बल पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर कश्मीर को लेकर कीदड़ भभकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए पहले ही भारत से युद्ध लड़ चुका है और अगर 10 जंगें और लड़नी पड़े तो भी पाकिस्तान लड़ेगा। मैं पूछता हूं कहां से लड़ेगा? पहले खाने के लिए रोटी तो लाओ, उसके बाद जंग लड़ना भारत से। पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत या उसकी आधुनिक तकनीक से नहीं डरेगा, यह भी दावा किया जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ये जानते हैं इनके गिने चुने दिन बचे हैं, कभी भी इनको मार के इनके देश से बाहर निकाला जा सकता है या हो सकता है उनके ही मुल्क में उनकी लिंचिंग कर दी जाए। लेकिन इन्हें पता है कि पाकिस्तान के लोगों को कौन सा तराना पसंद आएगा। उस तराने का नाम है कश्मीर की आजादी। अब असीम मुनीर की इस गीदड़ भभकी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया ने भी खूब हो हल्ला मचाया है। ऐसा करने के लिए मुनीर की सेना के अधिकारी बंदूक लेकर पाकिस्तान के टीवी चैनलों के ऑफिस पहुंच गए थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे किया है कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। आज कल या परसों या थोड़े अरसे तक मकबूजा कश्मीर में ज्यादती हो सकती है, मगर हमेशा के लिए नहीं। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए सिपह सालार ने 2 टोक कहा कि पाक फौज किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी पड़ी तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद में कश्मीर अमायदीन और वेटरन से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। अब आप सोचिए ये लोग अपने मुल्क को किस कदर बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाते भी हैं। जिस मुनीर की सेना तहरीके तालिबान पाकिस्तान से नहीं लड़ पा रही है, जिस मुनीर की सेना बलोच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रही है, जिस मुनीर की सेना ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए, वो मुनीर कहते हैं कि हम भारत से जंग लड़ेंगे। तो कश्मीर के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाना इसे ही कहते हैं। अब आपको हकीकत से भी थोड़ा रूबरू कराते हैं, थोड़ा आंकड़े बताते हैं। पाकिस्तान इस जंग में तो क्या किसी भी जंग में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। चाहे वो अपनी आर्मी में लश्कर-ए-तैयबा भर ले, चाहे वो अपनी आर्मी में जैश-ए-मोहम्मद भर ले, चाहे वो अपनी आर्मी में पूरी का पूरे हमास भर ले, चाहे वो अपनी आर्मी में आईएस ही क्यों ना भर ले। पूरे 150 आतंकी संगठनों को जिसे पाकिस्तान पालता है, जिसे 2 जून की रोटी खिलाता है, जिसे भीख में चंद रुपए देता है, उन 150 आतंकी संगठनों को भी शामिल कर ले तो भारत का बाल बांका नहीं कर सकता। यह पाकिस्तान को पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो कान खोलकर सुन लीजिए। बात अगर मिलिट्री बजट की करें तो भारत का बजट इस साल 6,81,210 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान का बजट ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर 59,042 करोड़ है।
और यह भी उनके पास है नहीं। अभी आईएमएफ से भीख मिलेगी, दुनिया के कुछ और मुल्क उसे उसके कटोरे में भीख डालेंगे, तब जाकर यह बजट पूरी होगी। वरना चीन से किराए के फाइटर जेट लाकर भारत को धमकाने का काम पाकिस्तान बंद कर दे। वैसे तो कंपैरिजन कहीं से बनता नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर सेना का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान वहां पर भी कहीं नहीं टिकता। भारत के पास 14,50,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान आधे के करीब भी नहीं है, 6,40,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। भारत के पास 11,50,000 रिजर्व सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास 25 लाख से ज्यादा और सैनिक बल हैं, जिसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 2,70,000 सैनिक बल हैं। यानी शाहबाज और मुनीर दोनों को पता है कि भारत की सीमा की तरफ आंख उठाकर देखा तो अपनी मौत को दावत देना है। बावजूद इसके ये अपने सैनिकों को आतंकियों के साथ भारत में घुसपैठ के लिए भेज रहे हैं। ये एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं, घुसपैठ की कोशिश हुई है। 7 घुसपैठियों को मुनीर ने जिन्हें भेजा था, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर भी थे, भारतीय जवानों ने बॉर्डर पर ही घुसपैठ करते समय ढेर कर दिया। 3-4 तो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के लोग हैं, जो बड़े खूंखार माने जाते हैं, चर्चा सुनी होगी आपने। घुसपैठ की कोशिश तब की गई जब 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि हम भारत के साथ सभी मसलों पर बातचीत करना चाहते हैं। कमाल के प्रधानमंत्री हैं आप कि आपको पता नहीं कि मुनीर वहां मुजफ्फराबाद में जाकर यह कह रहा है, आपका आर्मी चीफ जाकर यह कह रहा है कि भारत से 10 जंगें लड़नी पड़ी तो 10 जंगें भी लड़ी हैं कश्मीर के लिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इधर शहबाज शरीफ बातचीत की बात कह रहे हैं। कैसे गड़गड़ा रहे थे शहबाज शरीफ बातचीत के लिए, जरा सुनिए। हम चाहते हैं कि बातचीत के सफारती और जमहूरी असूलों के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल किया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चलकर पाकिस्तान आए थे और ऐलान लाहौर हुआ था और दोनों ममालिक ने जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया था। लिहाजा आगे बढ़ने का रास्ता वही है जो लाहौर में लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। शहबाज शरीफ भले ही बातचीत को गिड़गड़ा रहे हो, लेकिन बातचीत आतंक के साथ तो नहीं हो सकती है। शहबाज शरीफ पढ़े लिखे लोगों के बीच में आकर बोलते हैं कि भाई बातचीत 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 बातचीत, और आतंकियों के बीच जब आर्मी चीफ मुनीर बैठता है तो कहता है टेररिज्म 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 टेररिज्म, वॉर 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 वॉर, जंग जंग जंग। ये दो मुंहे सांप हैं, इन पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। भारत का स्टैंड क्लियर है, आतंकवाद छोड़ने पर ही पाकिस्तान से बातचीत होगी, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में अगर बातचीत पाकिस्तान से कर भी ली जाए तो वो धोखा ही देगा, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। आर्मी चीफ कुछ और कह रहा है, शहबाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की बात मानेगा कौन? क्योंकि बात तो सुनी जाएगी आर्मी चीफ की, और आर्मी चीफ कह रहा है 10 जंग लड़नी पड़े तो भी लड़ेंगे। इसलिए पाकिस्तान हमेशा भारत से जंग चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबूत आपके सामने रख देता हूं। पहला धोखा 1947, कश्मीर पर कब्जे के लिए कबायली लड़ाकों को भेज दिया। कबायली के वेश में पाकिस्तानी जो थे वो सोल्जर अपने आप को बता रहे थे। दूसरा धोखा 1958, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए, समझौते के बाद पाकिस्तान ने 1965 में हमला कर दिया। तीसरा धोखा 1971, पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और एक और मुल्क खड़ा कर दिया, बांग्लादेश। चौथा धोखा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, पहल की, बस लेकर लाहौर पहुंचे, नवाज शरीफ को गले लगाया और जैसे ही वापस मुड़े पाकिस्तान में पीठ में छुरा घोंपा और करगिल की जंग करा दी, करगिल पर कब्जा कर दिया। पांचवा धोखा 2001, परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता दिया गया। मुशर्रफ आगरा आए, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले, कुछ ही महीने के बाद संसद पर आतंकी हमला हुआ। छठा धोखा 2008, मनमोहन सिंह ने भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की। 2016 में पठानकोट के वायुसेना एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। और हां, जो नवंबर में हमला हुआ था
वो हमला 26 नवंबर को हुआ। यानी सोचिए पाकिस्तान की फितरत क्या है। धोखेबाज मुल्क है, इसे दुनिया आतंकिस्तान कहती है, आतंकी खेती करता है। उसामा बिन लादेन यहां मारा गया, आतंकियों को पनाह भी देता है। पूरी दुनिया जानती है बात, पूरी दुनिया जानती है कि भारत दुनिया को टेक्नोक्रेट्स देती है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत टेक्नोलॉजीज देता है, भारत शार्प ब्रेन्स देता है, भारत सीईओ देता है। लेकिन पाकिस्तान आतंकी और गधों को एक्सपोर्ट करता है, यही पहचान है। अगर आप लिस्ट में भी देखेंगे, सुंदर पिचाई सीईओ गूगल, हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का चीफ, सत्य नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, मसूद अजहर चीफ जैश ए मोहम्मद, शांतनु नारायण सीईओ अडोब, जकीउर रहमान लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, खूंखार टेररिस्ट, अरविंद कृष्णा सीईओ आईबीएम, खालिद शेख मोहम्मद 9/11 हमले का मास्टरमाइंड, वसीम नरसिम्हन सीईओ नोवार्टिस, ओसामा बिन लादेन अलकायदा चीफ जिसने पाकिस्तान में शरण ली थी, इंदिरा नूई पूर्व सीईओ पेप्सिको, दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड भारत का आतंकी जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है, उसका घर पाकिस्तान, आतंकी ठिकाना पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर एक बार फिर से पीओके में लोगों को बरगलाने में लगा है और भारत में घुसपैठ तेज कराना चाहता है। साथ ही साथ अपने मुल्क में अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को शहबाज शरीफ और वहां का आर्मी चीफ कश्मीर के बहाने दबाना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और पाकिस्तान के टुकड़े होने का वक्त भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात एक ऐसी खबर की जिस पर अब से लेकर अगले 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ वही खबर चलनी है। यानी चंद घंटों का इंतजार, उसके बाद दिल्ली में किसकी सत्ता होगी, कौन सत्ता का सिरमौर मिलेगा, जनता का जनादेश किसे मिल रहा है, यह सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी तक जारी हैं। हॉर्स ट्रेडिंग तक के आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि उनके प्रत्याशियों को फोन किए जा रहे हैं, 15-15 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। केजरीवाल के आरोपों के बाद दिल्ली की सियासत में हलचल मच गई है। बात एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गई, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल 15 करोड़ वाला फोन किसने घुमाया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुकेश अहलावत मीडिया के सामने आते हैं, सीधा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, जिनसे इंडिया डेली ने भी बातचीत की। ऐसा 12 बजे के आसपास कल फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि मैं प्रवेश वर्मा की जानकारी हूँ, पता नहीं दोस्त बताया, जानकार बताया था कि मैं वो और देवेंद्र शौकीन आपको भी जानता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं कहा क्यों मिलना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि आपका ही फ़ायदा है, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं कहा मेरा फ़ायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब पहले मिल लेते तो कुछ फ़ायदा हो जाता। तो उन्होंने नहीं, आप समझा करो चुनाव के बाद भी फ़ायदे होते हैं। तो मैं पहले तो सोचता रहा चुनाव के बाद क्या फ़ायदे होंगे, फिर बोला आप समझा करो सरकार में कुछ हो, ऊंच नीच हो। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को खत लिखकर आरोपों की जांच की मांग की। इसके बाद एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की जांच के आदेश दे दिए। जिसके बाद एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन 2 घंटे तक बाहर ही रही, अंदर नहीं जा सकी और बिना बयान दर्ज किए ही वापस लौटना पड़ा। एसीबी केजरीवाल का बयान इसलिए दर्ज नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास नोटिस नहीं था। इसके बाद दोबारा एसीबी की टीम बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दे चुकी है। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि आप नेता संजय सिंह ने एसीबी में 15 करोड़ रुपए की पेशकश देने की शिकायत की है। ब्रेकिंग न्यूज। और कहा है कि एसीबी को पूरी जानकारी उन्होंने दे दी है। बीजेपी पर उन्होंने खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय
इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है। आम आदमी पार्टी के एलिगेशन पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कि जिसका भी रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट कल आएगा, और उसके पहले ही ऐसी बात, पता नहीं इनके विधायक दहाई में भी पहुंच पाएंगे कि नहीं, या क्या होगा वो कल पता चलेगा। हमारी संपूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, तो इसके पहले इस तरह का आरोप सिर्फ सनसनी फैलाना और इस तरह की बातों का कुछ आधार होना चाहिए। आधार क्या है? इस तरह की जो बेबुनियादी बातें हुई हैं, हम उसके खिलाफ कंप्लेन दिए हैं एसीबी को, और एसीबी कार्रवाई कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा, और ऐसे झूठे और भ्रष्ट आचरण के लोगों की कलई खुलेगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन निशांत इसी खबर पर। नवीन, क्या है ये 15 करोड़ वाला मामला? देखिए विवेक, कल संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप लगाया कि उनके कुछ विधायकों को फोर्स किया जा रहा है, उन्हें पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, मंत्री पद ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और फिर सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, मुकेश अहलावत, उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा कि इस नंबर के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है। इसके बाद आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। उस बैठक में संजय सिंह, संदीप पाठक और सभी 70 उम्मीदवार मौजूद थे। और उस बैठक का एजेंडा ये था कि अगर उम्मीदवारों के पास कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है और उससे कैसे बचना है, ये मीटिंग का एजेंडा था। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब एसीबी की टीम दोपहर 2 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है। हालांकि 2 घंटे तक उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे। बाद में एसीबी की दूसरी टीम नोटिस लेकर पहुंची और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने नोटिस को रिसीव किया और ये बताया कि इस नोटिस का जवाब तय समय पर दे दिया जाएगा। तो पूरा प्रकरण कल शाम 4 बजे के करीब शुरू हुआ, जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवीन, एक छोटा सा सवाल और, रिजल्ट अभी आया नहीं है, जिन भी कैंडिडेट्स को फोन जा रहा है वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो क्या ये अभी ये सिर्फ सियासी रसाकसी है, फिर आरोपों में थोड़ा दम भी है? देखिए, कल जो मुकेश अहलावत है उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया, अरविंद केजरीवाल ने भी उसको ट्वीट किया, और सबसे बड़ी बात है संजय सिंह ने उस नंबर के आधार पर ही आज एंटी करप्शन ब्यूरो में अपनी कंप्लेंट दर्ज की है। तो अब ये काम एंटी करप्शन ब्यूरो का है कि वो उस नंबर की तहकीकात करे और ये पता लगाए कि उस नंबर का लोकेशन क्या था, कितनी देर बात हुई, और क्या क्या सुराग उस नंबर से मिल सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उस नंबर से कॉल आया और हमने उस नंबर के जांच के बाद काफी चीजें साफ हो पाएंगी, एसीबी की जांच से कई चीजें सामने आ पाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।